नमस्कार, मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो को मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने केवल उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है। यानी ये वीडियो आपको कब देखना है, जब आपकी एग्ज़ाम होने वाली हो उससे जस्ट थोड़ा सा कुछ दिन पहले। अगर आप ग्रेड 2 या 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है हमारा कंसेप्ट मैप या संपर्तय मानचित्र। संपर्तय मानचित्र जो है वो मैंने मेरी हर किताब के शुरू में 8 पेज आपको संपर्तय मानचित्र के दिए हैं। ये संपर्तय मानचित्र पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद शॉर्ट में या एकदम क्विक तरीके से रिवीजन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। आने वाला जो आधा घंटा है आपका, उस आधे घंटे में मैं आपको मनोविज्ञान के परिचय का आधा भाग यानी पूरा जो चैप्टर है उसका आधा भाग मैं आधे घंटे में डिस्कस करके आपके सामने रख दूंगा। आने वाला आधा घंटा आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बशर्ते आपने एक बार पहले सिलेबस को पूरा कर लिया हो। यहाँ पर जब हम मनोविज्ञान के परिचय की बात करते हैं तब हम यहाँ एक एक जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं और कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को किस दृष्टि से देखता है, किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को किस एंगल से देखा है, किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए किन कोशिशों की तरफ इशारा किया है, और मनोविज्ञान अरस्तु के समय से लेकर आज 2025 तक किन किन स्टेज से होकर गुजरी है, उनके ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो कमर की जो पट्टी है वो बांध लीजिए और आराम से आने वाले आधे घंटे तक यानी लगभग आधे घंटे तक आप इसको भरपूर आनंद लीजिए। इसको डबल स्पीड में मत देखना क्योंकि मैं वैसे भी तेज बोलूँगा और डबल स्पीड में फिर आप वीडियो को पूरा सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। यहाँ हम शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास की शुरुआत करते हैं और वो है मनोविज्ञान की सबसे पहली अवस्था आत्मा का विज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान की जब शुरुआत की बात की जाती है तो आज तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट से निकले हैं और वो है फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 4वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व जब यूनान में अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इसका सही सीक्वेंस याद रखने का तरीका है स्पा, SPA, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये वो समय था जब एक फिलॉसफी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का अध्ययन होता था। ये वो समय था जब मनोविज्ञान जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसकी एक ब्रांच निकल गई थी जिसका नाम था मेंटल फिलॉसफी या मानसिक दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र का जो समय है वो अरस्तु का समय माना जाता है। इस समय हमारे अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं या हमारे अंदर या हमारे मन में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मानसिक दर्शन शास्त्र एक अलग शाखा का निर्माण किया गया। ये वो समय था जब हमने अपने अंदर का अध्ययन करने के लिए आत्मा जैसे विषयों का चुनाव किया। और आत्मा के बारे में तो हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं कि आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता, न अग्नि में जलाया जा सकता, न ये पानी से भीग सकती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह आत्मा उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है। तो ये जो आत्मा का कंसेप्ट है जो इंडिया में चल रहा था वही कंसेप्ट पश्चिम में भी चल रहा था। और 4वीं-5वीं शताब्दी से लेकर आगे लंबे समय तक ये जो मनोविज्ञान जिसको हम आज कहते हैं वो एक ऐसा विषय रहा जिसमें आत्मा का ही अध्ययन किया जाता था। ये समय आप कह सकते हैं कि 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग यही सिचुएशन चलती रही और लंबा टाइम यानी बहुत लंबा टाइम जो है वो इसमें निकला। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के समय से लेकर और ये मानसिक दर्शन शास्त्र। यहां से जब हम थोड़ा सा आत्मा से आगे निकले
तो मनोविज्ञान की आत्मा के बाद जो अगली स्टेज आई वो आई मन। और मन की स्थिति ऐसे हुई कि आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये यूरोप में पुनर्जागरण का समय था। आत्मा जैसे विषयों के बारे में लोगों के पास जवाब नहीं था। आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, या मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, क्योंकि यूरोप में भी उतना ही अंधविश्वास था जितना हमारे देश में था। इवन हमारा देश उनके मुकाबले कम अंधविश्वासी था, लेकिन बाद में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो इन अंधविश्वासों को छोड़ने की बात कोई की गई। यूरोप में खास तौर पे इटली में एक दार्शनिक हुए पोम्पोनाजी, और दूसरे दार्शनिक थे रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे ने मन शरीर अंतःक्रियात्मक द्वैतवाद या माइंड बॉडी इंटरेक्शनल ड्यूअलिज्म दिया। इस मन शरीर अंतःक्रियात्मक द्वैतवाद के माध्यम से आपके रेने डेकार्टे ने यह कहा कि हमारा जो मन और हमारा जो शरीर है ये दो अलग अलग हैं, यानी द्वैत है, द्वय है, दो है, लेकिन इनके बीच में अंतःक्रिया होती है, यानी ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो मन शरीर अंतःक्रियात्मक द्वैतवाद के बारे में 16वीं 17वीं शताब्दी का ये जो समय था जब थोड़ा आत्मा से हटकर मनोविज्ञान मन की तरफ आया। ये वो समय था जब उन्होंने कहा कि हमें मन का अध्ययन करना चाहिए। और आज भी देखो ना, मनोविज्ञान शब्द जो है वो मन से ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये वो समय था जब उन्होंने ये कहा कि आत्मा जैसे विषयों का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन हमें मन का अध्ययन करना चाहिए, मन कैसे काम करता है। लेकिन मन के बारे में भी तो एक राय नहीं बन पाए, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। तो मन के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। मन कब बदल जाए, एक ही व्यक्ति के प्रति हमारा मन दिन में 5 बार बदल जाता है। एक ही वस्तु जो हमें कुछ समय पहले अत्यंत प्रिय लगती है, कुछ समय बाद हमारा मन भर जाता है और उसी वस्तु से हमें घृणा होने लगती है। तो मन के बारे में भी ये एक रूपता, या जो मन के बारे में जो मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय की जो स्थिति थी वो डगमगा गई। ये समय था 16वीं 17वीं शताब्दी। यही वो समय, इसी समय में 1590 में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकल। उन्होंने एक लेख लिखा था साइकोलॉजिया, और उसी साइकोलॉजिया से जो लैटिन भाषा में था साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान शब्द पहली बार अस्तित्व में ही 1590 के लेख से आया, जो रुडोल्फ गोइकल ने लिखा था साइकोलॉजिया, और वो लैटिन भाषा में था। इसलिए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से मानी जाती है। हालांकि इसकी मूल जो जड़ है वो यूनानी ग्रीक भाषा है, लेकिन जो नजदीकी जो इसका अस्तित्व है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से लिया जाता है। साइकी का मतलब आत्मा से लिया गया, और लोगोस का मतलब होता है किसी भी विषय का गहन अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना, फिर यहां आते आते ये मन का विज्ञान बना। लेकिन मन की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई कि मन को हम केंद्रीय विषय कैसे माने जब मन हमारा एक जैसा नहीं रहता। और इसी के कारण मनोविज्ञान आत्मा के बाद अपनी दूसरी अवस्था मन को छोड़ते हुए चेतना में आ गया। अब यहां जब चेतना की बात आई तो चेतना का जो समय था, चेतना किसको हम कहते हैं? चेतना के लिए अंग्रेजी वर्ड होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आवर एक्सपीरियंसेस एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी क्षण हमें जो महसूस होता है, वॉट वी कैन फील, जो हमें पता है वह हमारी चेतना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बेहोश है और डॉक्टर अगर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं और उससे पूछा जाए कि आपको क्या कैसा लग रहा था, तो बोले मुझे तो कुछ नहीं पता चला। डॉक्टर ने चीर फाड़ कर दी, टांके लगा दी, स्टिचेस लगा दी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह चेतना में नहीं था। चेतना में जब हम होते हैं उसी को ही हम चेतन अवस्था कहते हैं, जिसका हमें पता रहता है। हुआ ये कि जब चेतना वाला बिंदु आया, ये 19वीं सदी की बात है, जब जर्मनी, जो कि यूरोप का ही एक हिस्सा है, जर्मनी में विल्हेम वुंट और टिचनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि हमें मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन करना चाहिए। चेतना किसको कहते हैं? चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि इस क्षण जो हम महसूस कर रहे हैं वो हमारी चेतना है। वुंट और टिचनर ने चेतना की संरचना पर ध्यान देने के लिए कहा कि हमें चेतना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने मन की या चेतना की संरचना यानी उसके मानसिक क्रियाओं को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने की वकालत की। इन्होंने इसके 3 हिस्से बताए, भाव, प्रतिमा, और इसमें तो मैंने नहीं दिया लेकिन मैं मतलब समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये तो बिल्कुल कम से कम शब्दों में एक्सप्लेनेशन है। भाव यानी फीलिंग्स, भाव, संवेदना
और प्रतिमा। अब ये तीनों का मतलब आप समझ लीजिए। संवेदना का मतलब होता है कोई भी बाहर से कोई भी सूचना हमारे पास आती है, चाहे वो आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के या जीभ या त्वचा के माध्यम से, जब ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो हम उसको सेंसेशन यानी संवेदना कहते हैं। उसके प्रति हमारा भाव क्या है, आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव हो सकती हैं, हमारी फीलिंग्स नेगेटिव हो सकती हैं जब हम उसको महसूस करते हैं। और तीसरा है उससे संबंधित हमारी कोई स्मृति है जिसकी मस्तिष्क में इमेज बन जाए। जैसे किसी व्यक्ति को कांटा चुभता है तो जब कांटा त्वचा में चुभता है तो त्वचा वहां का संकेत मस्तिष्क को भेज देती है। ये तो इसका एक पार्ट हो गया। उस समय हमें दर्द का अनुभव होता है, ये इसका दूसरा एलिमेंट हो गया। अगर आपके इससे संबंधित कोई पहले की स्मृति है तब आपका जो मस्तिष्क है वो तुरंत आपको याद दिलाएगा कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब मेरे पैर में कांटा चुभ गया था और मेरे ऐसे ही दर्द हुआ था। तो इस प्रकार उन्होंने चेतना के 3 अवयव बताए और इनका अध्ययन करने के लिए उन्होंने मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि का उपयोग किया जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन विधि। तो इन्होंने संरचनावाद की स्थापना की, स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की, जो शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है कि चेतना की संरचना पर इन्होंने बल दिया। याद रखना है विल्हेम वुंट, टिचनर, और इन्होंने चेतना की संरचना पर बल दिया। चेतना के 3 अवयव माने भाव, प्रतिमा और संवेदना। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिग यानी जर्मनी में स्थापित की। और इसीलिए जो विल्हेम वुंट है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसके? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। लेकिन जब ये चेतना की संरचना पर ध्यान दे रहे थे उसी समय एक नया संप्रदाय आया जिसको हम लोग कहते हैं कार्य यानी प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद की जो स्थापना की थी वो विलियम जेम्स ने की थी। प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद से जुड़ा हुआ एक और संप्रदाय इसी समय उत्पन्न हुआ जिसका नाम है प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की स्थापना जो है वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को माना जाता है, लेकिन विलियम जेम्स और जॉन डेवी को दोनों के साथ जोड़कर देखा जाता है। विलियम जेम्स ने 19वीं सदी में उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में चेतना को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन चेतना के संरचना के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चेतना किसी भी प्राणी के अंदर क्यों पाई जाती है। चेतना का मुख्य कारण होता है कि वह अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। ये चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे और चार्ल्स डार्विन की किताब आपको पता ही है कि केवल वही प्राणी अपना और अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रख पाएंगे जो वातावरण की मांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से अनुकूलन करेंगे। अब वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए हमें क्या चाहिए? चेतना। एक बेहोश आदमी अगर सड़क के किनारे पड़ा है, चाहे बर्फ पड़े, चाहे वहां से गाड़ियां गुजर जाए, चाहे वह ठंड से अकड़ कर मर जाए, उसको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उसकी चेतना उसका साथ नहीं दे रही है। जब हमारी चेतना हमारे साथ होती है तभी हमें पता चलता है कि हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बरसात हो रही है, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ये स्थिति इसका कार्य है चेतना का कि हमारे वातावरण के अनुसार हमें उसके अनुसार ढालने के लिए तैयार करे। तो विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक संप्रदाय और आया जिसका नाम है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और जॉन डेवी दोनों को माना जाता है। जॉन डेवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीखने के बारे में यह कहा था कि हमें बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उन्हें सिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान के द्वारा या डायरेक्ट बताकर। उन्हें ज्ञान को स्वयं खोजने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करें। विलियम जेम्स ने सबसे पहली मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, और उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में कैसे काम में लिया जाए इसके लिए कुछ व्याख्यान भी दिए थे जिन्हें टॉक्स टू टीचर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार विलियम जेम्स और जॉन डेवी के आगे सीसी किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, ये सब प्रकार्यवाद के अंतर्गत माने जाते हैं। प्रकार्यवाद की 2 शाखाएं बन गई थी, एक कोलंबिया प्रकार्यवाद और एक शिकागो प्रकार्यवाद। थॉर्नडाइक भी प्रकार्यवादियों के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जिसमें सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। सीखने के जो इन 3 मुख्य नियमों में जो एक नियम था जिसको हम प्रभाव का या परिणाम या संतोष का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, उसने आगे जाकर व्यवहारवाद की उत्पत्ति में सहायता दी। क्योंकि व्यवहारवाद
व्यवहारवाद में जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। तो इस प्रकार इन प्रकार्यवादियों ने व्यवहारवाद की स्थापना करने में एक शुरुआती भूमिका निभाई, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा, मन और चेतना की संरचना और चेतना के कार्य से आगे बढ़ते हुए अचेतन में आ गया। अब ये अचेतन की स्थिति आप सब जानते हैं कि सन 1900 की बात है, ऑस्ट्रिया के वियना में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोरोगियों का उपचार करते करते उनको एक चीज का पता चला कि शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई शारीरिक आधार न होकर उनका मानसिक आधार होता है, और इसके पीछे होती है उनके मन में लगे हुए विचारों की ऐसी गांठें या ऐसी ग्रंथियां, और उनका कारण होता है बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों के अनुभव। इस प्रकार फ्राइड ने सन 1900 में एक प्रसिद्ध पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स या ड्रीम इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो मन है या हमारा जो ये जो माइंड है, इसके 3 लेवल होते हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो जिस प्रकार हम चेतना की बात कर रहे थे, तो वो चेतना तो हमारा चेतन मन है, और उससे बहुत बड़ा हमारा अचेतन मन होता है। सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद या मनोगत्यात्मक, दोनों वर्ड याद रखना, मनोविश्लेषणवाद या मनोगत्यात्मक सिद्धांत में मन की तुलना एक तैरते हुए आइसबर्ग या हिमखंड से की। जब बर्फ पानी में तैरती है तो हम सब जानते हैं कि उसका 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर दबा हुआ रहता है। तो जो हिस्सा पानी के अंदर दबा हुआ है, जो हमें नजर नहीं आता, वो हमारा अचेतन मन है, और जो हिस्सा हमें ऊपर नजर आता है वो हमारा चेतन मन है। तो इस प्रकार उन्होंने मन को चेतन और अचेतन 2 भागों में विभाजित किया, और जो हिस्सा पानी की सतह के बराबर है, जो कभी ऊपर उठ जाता है कभी नीचे आ जाता है, उसको उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड या प्रीकॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन मन कहा, जो चेतन और अचेतन के बीच में पुल का काम करता है। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में काम और आक्रामकता की 2 मूल प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से बल दिया, और चेतना को उन्होंने जैसे चेतन अर्धचेतन में विभाजित किया, और हमारे मस्तिष्क का 90% भाग उन्होंने अचेतन माना। इस कारण जो चेतना का विज्ञान जो अब कुछ देर पहले हमने वुंट और जेम्स के बारे में पढ़ा, वो धराशायी हो गया, क्योंकि वो लोग जिस चेतना को लेकर बैठे थे, फ्राइड ने कहा कि भाई साहब आप जिसको लेकर बैठे हो वो तो 10% है, 90% तो हमारा मन क्या होता है, अचेतन होता है। और इस कारण मनोविज्ञान की जो सेंटर की जो सीट थी भाई साहब वो खाली हो गई, और अब मनोविज्ञान एक नए नेता के इंतजार में था कि अब कोई ऐसी कोई विचारधारा कोई उत्पन्न करे जो मनोविज्ञान के केंद्र में आकर विराजमान हो जाए। चेतना की धज्जियां उड़ा दी सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद या अपने साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक या मनोगत्यात्मक सिद्धांत में। इन्होंने ईड ईगो और सुपर ईगो के कंसेप्ट भी दिए थे, जो आप सब लोग व्यक्तित्व में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद 1912 में जर्मनी में एक नई विचारधारा उत्पन्न हो रही थी। वर्दिमर और उनके 2 सहयोगी कॉलर और कॉफ का किसी एक ऐसी घटना का अध्ययन कर रहे थे जो गति से संबंधित भ्रम उत्पन्न करती है। जब 2 लाइट, एक हरी और एक लाल होती है, और वो जब एक ऑफ एक ऑन एक ऑफ एक ऑन होती है, तो जब दूर से देखते तो ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है कि जैसे लाइट चल रही है। आपने कभी कभी देखा होगा शादियों, विवाह या किसी समारोह में जो लाइट्स रंगीन जो डेकोरेशन करते हैं, वो लाइट आपको चलती हुई नजर आती है। आप और हम सब जानते हैं कि लाइट ऐसे नहीं चलती है, लेकिन हमें ऐसा भ्रम होता है। और इसको उन्होंने एक वर्ड से समझाने की कोशिश की, प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन जो अंग्रेजी का वर्ड है, उसका अर्थ होता है कि जो बाहर से जो हमें ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदना प्राप्त होती है, उसको हमारा मस्तिष्क एक अलग अर्थ देता है, और वो जो प्रत्यक्षण होता है वो हमारे अंदर जन्मजात होता है। उन्होंने प्रत्यक्षण के कुछ सिद्धांत भी दिए थे, जिनकी हमने विस्तार से पहले चैप्टर में हमने चर्चा भी बुक में कर रखी है। गेस्टाल्टवादियों ने हमेशा ये कहा
कि कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हम उसको टुकड़ों के रूप में न देखकर उसको उसके संपूर्ण रूप में देखते हैं। यानी कभी भी हम उसके, जैसे आप किसी व्यक्ति का चेहरा देख रहे हो तो आप उस व्यक्ति की ठुड्डी या उसका नाक या उसके होठ या उसके चेहरे की डिजाइन नहीं देखते, आप उसके पूरे को एज ए होल देखते हैं। इस प्रकार इन्होंने अंश के बजाय पूर्ण पर बल दिया, क्योंकि गेस्टाल्ट शब्द जो जर्मन भाषा का है उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वो होल यानी संपूर्ण या कन्फिगरेशन यानी आकृति बैठता है। तो उनका यह मानना था कि जब भी हम किसी आकृति को देखते हैं तो उनको संपूर्ण रूप में देखते हैं। और गेस्टाल्टवादियों ने आकृति पृष्ठभूमि संबंध भी दिया था कि आकृति और पृष्ठभूमि को जो चीज अलग अलग करती है वो हमारा परसेप्शन यानी हमारा प्रत्यक्षण होता है, और हमारा संपूर्ण ज्ञान हमारे प्रत्यक्षण पर निर्भर करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम था कॉलर। उसने सूझ का सिद्धांत दिया था जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का सीखना समस्या समाधान होता है और प्राणी अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है उसका गहराई से प्रत्यक्षण करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति कुर्ट लेविन है जिसने अपने जीवन दायरे का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, और उनका यह मानना था कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जब अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसी से ही वह सीखता है, उसी से ही वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आवश्यकता तनाव सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने, जिनका ये मानना था कि आवश्यकताएं व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करती है, तनाव के कारण व्यक्ति गमन करते हुए अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए और अपने जीवन दायरे के भीतर क्रियाएं करते हुए सीखता है। इस प्रकार गेस्टाल्टवाद उत्पन्न हुआ। गेस्टाल्टवाद की विचारधारा इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि वो मनोविज्ञान की केंद्रीय सीट के रूप में या मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित हो सके। तो इस विचारधारा के बाद अगली विचारधारा व्यवहारवाद आई। इसको मैंने देखिए क्रम से लिया है, आत्मा, मन, चेतना, चेतना का कार्य, अचेतन, गेस्टाल्ट, व्यवहार। और व्यवहारवाद जो था वो 1913 में अमेरिका में आया, जब जॉन वॉटसन ने 1913 में एक लेख लिखा, एक प्रेजेंटेशन दी, मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन था उसके अंदर, और उस लेख का शीर्षक था कि साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, या एक व्यवहारवादी के दृष्टि में मनोविज्ञान। उनका यह मानना था कि अगर आप किसी भी विषय को विज्ञान बनाना चाहते हो, और विज्ञान भी कैसा, पूर्ण विज्ञान, प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान अगर आपको बनाना है तो आपको केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन करना चाहिए जिनका बाहर से अवलोकन किया जा सकता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वाटसन ने अपने व्यवहारवाद में केवल उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करने की वकालत की जिनका प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है, जिनका बाहर से प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को एस और आर के माध्यम से, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से जोड़कर सीख सकते हैं। इन्होंने मानसिक क्रियाओं की या आंतरिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यवहार होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे एक मशीन काम करती है और मशीन के काम करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही अगर हम मानव व्यवहार या पशु व्यवहार का अध्ययन करें तो उसके कुछ ऐसे नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों को खोज ले तो हम उस व्यक्ति के या उस प्राणी के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार और अवलोकनीय व्यवहार के साथ साथ पुरस्कार और दंड जैसे जो विचार है उनका उन्होंने प्रयोग किया। उसमें अनुबंधन आ जाता है, चाहे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन हो, चाहे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो, और चाहे वाटसन द्वारा किया गया प्रयोग हो जो लिटिल अल्बर्ट प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं व्यवहारवादियों की अगर हम बात करें तो ये वातावरण का कट्टर समर्थक थे। ये लोग कभी भी आनुवंशिकी या जन्मजात चीजों को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि गेस्टाल्टवादी कहते हैं बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, अंतर है इसमें। और ये कहते थे कि जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है, कोई अंतर नहीं है। और यही वजह है कि व्यवहारवादियों में वाटसन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और आप बताओ मैं उनको क्या बनाना है, चाहे उनकी जन्मजात योग्यता कुछ भी हो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं। इस प्रकार का स्टेटमेंट व्यवहार का कट्टर समर्थन करने वाले वाटसन या अन्य लोगों ने वातावरण की भूमिका को स्वीकार किया, आनुवंशिकी की भूमिका को स्वीकार नहीं किया।
इसमें कुछ नव व्यवहारवादी भी आते हैं, जैसे बंडूरा, गथरी और टोलमैन। बंडूरा, गथरी और टोलमैन जो है उनको नव व्यवहारवादियों के साथ साथ संज्ञानात्मकवादी भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सीखने में संज्ञानात्मक क्रियाओं की भूमिका को स्वीकार किया। व्यवहारवाद इतनी शक्तिशाली विचारधारा थी कि आज भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग करते हुए वर्तमान में वो व्यवहार को स्वीकार करता है। व्यवहारवादियों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने मनुष्य को एक मशीन की तरह या एक जानवर की तरह माना। 1940 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध पूरा हो गया, तब अमेरिका में एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई जिसको मानवतावाद का नाम दिया गया। मानवतावादियों में अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, ये दो आदमी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें पहले एक पिरामिड के रूप में 5 आवश्यकताएं मानी जाती है। अभी जो नवीन सिद्धांत है उसके अंदर 8 आवश्यकताएं मानी जाती है। उनका यह मानना था कि एक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार कार्ल रोजर्स ने यह कहा था कि मानव स्वभाव जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, वो सीखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। मैस्लो का यह मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मसिद्धि की जन्मजात आवश्यकता होती है, यानी वह वही बनना चाहता है जो उसके बनने की इच्छा करती है। रोजर्स ने भी आप कह सकते हैं कि सकारात्मक आदर जैसे विचार दिए थे, पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति यानी फुली फंक्शनल पर्सन जैसे विचार दिए थे, और इन्होंने मानव को एक सकारात्मक विचारधारा मानने की कोशिश की। अब्राहम मैस्लो ने अपनी पुस्तक में यह कहा कि मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, इन दो शक्तियों के बाद मानवतावाद तीसरी शक्तिशाली विचारधारा है। पहली को उन्होंने व्यवहारवाद माना, दूसरी जो विचारधारा है वो मनोविश्लेषणवाद फ्राइड वाली थी, और तीसरी शक्तिशाली विचारधारा के रूप में उन्होंने मानवतावाद को स्वीकार किया। लेकिन मानवतावाद में भी इतना दम नहीं था कि वो मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय बन जाए, इसलिए आज भी व्यवहार को ही मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय माना जाता है। मानवतावाद के बाद अगला जो संप्रदाय उत्पन्न हुआ उसका नाम है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का जो जन्म है वो हुआ कंप्यूटर आने के बाद। जैसे कंप्यूटर का जब आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर किस पैटर्न पर काम करता है, इनपुट दो, बीच में सीपीयू प्रोसेस करेगा और आउटपुट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो भी बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ज्ञानेंद्रियों से इनपुट मिलता है, इसको ये प्रोसेस करता है, यानी कुछ ऐसी आंतरिक मानसिक क्रियाएं होती हैं और वो आउटपुट प्रदान करती है। इसको उन्होंने संज्ञानवाद, यानी ये एक प्रकार से सूचना की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। संज्ञानवाद में 3 नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, उल्रिक नेसर, चॉम्स्की, और एक जो हमारे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे पियाजे। 1950 के दशक में लगभग ये विचारधारा आई और इन्होंने सूचना के प्रक्रियाकरण पर, कैसे हम याद रखते हैं, कैसे मस्तिष्क में सूचना की प्रोसेसिंग होती है, कैसे सूचना मस्तिष्क में भंडारित होती है, कैसे भंडारित सूचना को हम वापस प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के विषयों पर उन्होंने बल दिया। इसमें पियाजे का नाम भी आता है और इसके अंदर ब्रूनर का भी संज्ञानवाद में नाम आता है, और इसके अंदर उल्रिक नेसर का भी आता है, नोआम चॉम्स्की का भी नाम आता है। यह विचारधारा आने के बाद और सोशियोलॉजी का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ा, तो अगली जो स्थिति बनी वो क्या बनी, वो बनी निर्मितिवाद। अब निर्मितिवाद में मुख्यतः हम किन लोगों का योगदान मानते हैं? एक तो इसमें मानते हैं योगदान पियाजे का, दूसरा इसमें योगदान मानते हैं ब्रूनर का, तीसरा इसमें योगदान मानते हैं संज्ञानवाद का, और चौथा इसमें योगदान मानते हैं सोशल साइकोलॉजी का, यानी सामाजिक मनोविज्ञान का। निर्मितिवाद की अवधारणा वैसे नई नहीं है। विलियम्स जेम्स के बाद जॉन ड्यूई ने सबसे पहले यह बोल दिया था कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं, यानी ज्ञान के निर्माण को उन्होंने सक्रिय रूप से माना, यानी ना कि निष्क्रिय रूप से कि गुरुजी आए और ज्ञान बांट के चले गए, बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। ये जो संज्ञानवाद या इसके बाद जो रचनावाद आया 1960-70 के दशक के बीच में, ये रचनावाद या ये निर्मितिवाद कहता है या ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि बच्चे अपनी ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, वह सक्रिय रूप से स्वयं सीखते हैं।
शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, एक सुविधा प्रदाता की तरह होती है। और जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वे अपने पूर्व ज्ञान से अपने नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए सीखते हैं। इसके अंतर्गत 3 विचारधाराएं चलती हैं। एक तो होता है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद। संज्ञानात्मक निर्मितिवाद में पियाजे और ब्रूनर का नाम लिया जाता है। एक होता है रेडिकल, या जिसको हम बोलते हैं मौलिक निर्मितिवाद, उसके अंदर पियाजे का नाम भी आता है और ग्लेसर्सफील्ड का नाम भी आता है। और तीसरा है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितिवाद, जिसमें वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से या दूसरों की उपस्थिति में अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो इस प्रकार निर्मितिवाद में 3 नाम आपको याद रखने हैं। रेडिकल निर्मितिवाद में पियाजे और ग्लेसर्सफील्ड आएगा, संज्ञानात्मक निर्मितिवाद में पियाजे और ब्रूनर आएगा, और सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितिवाद के अंदर वाइगोत्स्की आएगा। और इस प्रकार ये निर्मितिवाद मनोविज्ञान की एक और संप्रदाय या एक और शाखा के रूप में विकसित हो गया। आज के समय मनोविज्ञान में एक नई चीज चल रही है और वो है मल्टीकल्चरलिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद। क्योंकि अब 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके बाद में विश्व के सभी देश एक जगह हो गए। आज अमेरिका के किसी भी स्कूल में 50 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में अन्य देशों के बच्चे आते हैं। आप कह सकते हैं कि दिल्ली के किसी स्कूल में भारत के लगभग हर राज्य के बच्चे पढ़ते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें, एक दूसरे की संस्कृति को हम सम्मान करें, और इस प्रकार मनोविज्ञान को एक देश या एक सीमा में बांधने के बजाय पूरे विश्व के लिए काम में लिया जाए। यह बहुसंस्कृतिवाद है। यह मनोविज्ञान के संप्रदाय और मनोविज्ञान का शुरुआती परिचय हो गया। अगले एपिसोड में हम मनोविज्ञान की प्रकृति शिक्षा, मनोविज्ञान की प्रकृति शिक्षा, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इसके ऊपर एक और छोटे से एपिसोड में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड ये बहुत आपको अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम आएगा। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।